नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं दमदार शो बात में दम है, जिसमें आज बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड शो की, जो यूपी में चल रहा है। यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने यूपी की तारीफ करते हुए ये साफ संकेत दे दिया कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यूपी से ही शुरुआत करनी होगी। खुद सूबे के मुखिया ने भी ओडीओपी की खूबियों को गिनाते हुए कारोबार के महाकुंभ को समझाया। तो वहीं यूपी में सबसे बड़े ट्रेड शो पर विपक्ष में सियासी टेंशन भी तेज हो गई। ट्रेड शो पर पीठ थपथपाने वालों को अखिलेश यादव ने ट्रंप के टैरिफ की याद दिला दी। इसी पर आज चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सवाल अब निकलकर विपक्ष के भी सामने आ रहे हैं। तो इस पर सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। यूपी में ट्रेड शो का लगा मेला, विपक्ष की उम्मीदों का टूटा रेला। ट्रेड शो नहीं, विकास का है मंच, विपक्ष ने लगाया सियासी पंच। देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे सीजन का शानदार आगाज हो गया। इस भव्य आयोजन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। खुद सूबे के मुखिया इस शानदार आगाज के वक्त मंच पर मौजूद रहे। दरअसल ये शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। ये मेला पूरे यूपी को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इस एक्सपो सेंटर में यूपी के जिलों की खास पहचान वाले उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश के हर जिले से जुड़े पारंपरिक और विशिष्ट उत्पाद यहाँ पर मौजूद दिखेंगे। यानी कुल मिलाकर न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को वैश्विक मंच मिला, बल्कि निवेशकों और खरीदारों को भी विविध उत्पादों की एक छत के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिल रही है। इस मौके पर सीएम योगी ने स्वदेशी फॉर्मूले को गिनाया, तो वहीं पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की ताकत से विदेशी मेहमानों को अवगत करवाया। साथ ही धन्यवाद दिया विदेशी निवेश में बढ़ावा देने को लेकर। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है। यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी जी को, सरकार के अन्य सभी साथियों को, स्टेक होल्डर्स को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार प्रदेश अपने हजारों वर्षों की इस विरासत को, जो एक धरोहर के रूप में उत्तर प्रदेश में मौजूद थी, उसे सजाने, संवारने और उसका संरक्षण करने का कार्य हम इसके माध्यम से आगे करने जा रहे हैं। और यहां पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, इनमें 60 से अधिक जीआई टैग स्टॉल भी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम सबको यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टअप्स, ओडीओपी, हमारे उभरते हुए जो एक्सपोर्टर्स हैं, महिला उद्यमी, नए उद्यमी, हस्तशिल्पी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास, महिला स्वयंसेवी समूह, वन और पर्यावरण विभाग के अपने विभिन्न उत्पाद भी और उनके द्वारा किए गए प्रयास भी इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि जब एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे में ट्रेड शो पर मेला लग रहा था, तो दूसरी ओर इस मेले पर विरोधियों की ओर से मौज ली जा रही थी। नोएडा में न केवल नोएडा के लोग और आसपास के लोग रहते हैं, बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां रहते हैं, कारोबार कर रहे हैं। और वहां के लोग कारोबार से जुड़े होने की वजह से आज नोएडा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर है। लेकिन
जो हमारे किसान हैं, जिनकी जमीन पर वो तमाम खुशहाली और तरक्की लाने का जो प्रयास चल रहा है, अगर किसानों के साथ धोखा होता है तो मैं समझता हूं ये विकास और विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज अपने नोएडा के आए हुए सुधीर चौहान जी के साथ साथ जितने भी किसान साथी हैं और जो नहीं आ पाए उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में जो आपकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। जहां आज हम लोग यहां बैठे हैं वहीं उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का कार्यक्रम कर रहा है। ये तब कर रहे हैं जब ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अभी अभी टैरिफ लगाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रचार किया उन्होंने, लेकिन जो हमारे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है टैरिफ की वजह से, उनके लिए क्या सरकार ने फैसला लिया अभी तक सरकार सामने नहीं आई है। कम से कम सरकार को जो कारोबार का नुकसान हो रहा है उसके लिए मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, जिससे हमारा कारोबार चलता रहे, कारोबार के लोगों का नुकसान ना हो। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का सपना वाकई साकार होता दिख रहा है। तभी तो साल दर साल यूपी में ट्रेड शो के माध्यम से निवेश की धनराशि बढ़ती चली जा रही है और इस बार की यूपी की थीम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की थीम पर स्वदेशी ताकत को और बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये सब पूर्व की सरकार में संभव हो पाया था? क्या यूपी को विदेशी जमीन पर इतनी प्रसिद्धि इससे पहले मिल पाई थी? सवाल ये भी कि क्या वाकई ये विदेशी निवेश ट्रंप की टेंशन को खत्म कर सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसको लेकर चर्चा करना जरूरी है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, इसमें स्वदेशी को बल और जीएसटी के प्रभाव पर लगातार बहस हो रही है। यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी प्रोजेक्ट एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, जिसका मकसद है प्रदेश के हर जिले की खासियत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जीएसटी, जिसका जिक्र पिछले कई दिनों से होता रहा है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद यूपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और प्रदेश के उत्पादों को चिप से शिप तक नई पहचान मिली है। उनका ये दावा है कि बीजेपी की सरकार ने स्वदेशी को नई ताकत दी है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। लेकिन विपक्षी नेता इस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि इस योजना को केवल एक प्रचार का हिस्सा बना दिया गया। जीएसटी को लेकर सरकार की आलोचना उन्होंने की। उनका यह आरोप है कि बीजेपी का स्वदेशी प्लान झूठा है और जीएसटी ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और किसानों को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आप कहते हैं यूपी में व्यापारी खुश हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि खुश वो है जो बाहर से आया, नोएडा में बसा, अपना व्यापार शुरू किया और खूब कमा रहा है। लेकिन धोखा किसके साथ हुआ? हमारे किसानों के साथ। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं आपके साथ धोखा होने नहीं दूंगा। तो आज की बहस में हम ये जरूर जानेंगे कि क्या सच में यूपी सरकार का ओडीओपी और जीएसटी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, या ये केवल एक राजनीतिक दावे हैं? क्या स्वदेशी को बल देना केवल चुनावी बयानबाजी है या ये असली में एक बदलाव का रास्ता है? तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। शुरुआत करते हैं मेरे साथ दमदार शो बात में दम है की खास पैनल हमारे साथ है। तो सबसे पहले परिचय आपसे करवाऊंगी और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। संजय सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से है, पूजा जी आपका स्वागत। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव तुलसीधारण हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्वेस्टर, उनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। आशुतोष अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत इस बात से, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड शो की हम बात करें तो सबसे पहले उनके आंकड़े और उसके अलावा जब से ट्रेड शो शुरू हुआ है 2023 से, तब से अब तक
कितना फायदा पहुंचा, क्या सरकार जो बात कर रही है फायदा पहुंचने की उसमें कोई सच्चाई नजर आती है? इसके लिए मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव जी, ट्रेड शो का मतलब बेनिफिट, और अभी ट्रेड शो की शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले जो ट्रेड शो रखे उससे कितना फायदा मिला हमारे उत्तर प्रदेश को, क्या कहते हैं आपके आंकड़े? अर्चना जी, सवाल मुझसे है? संजीव जी। जी संजय सिंह है मेरा नाम, संजीव जी नहीं जी। जी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, ये ठीक है, बीजेपी से मेरा सवाल नहीं है। नहीं संजीव नहीं, ये जी हमारे साथ। संजीव जी, मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, मेरा संजीव तुलसीधारण जी हमारे साथ होंगे, मेरा सवाल अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। संजय राणा जी के पास मेरा सवाल। संजय राणा जी, सेम सवाल है। हम ट्रेड शो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये शो है विकास को गति देने वाला, और माना जा रहा है कि इससे सीधा बेनिफिट पहुंच रहा है यूपी वासियों को। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ये अब की बार तो नहीं है, पीछे भी 2 बार चल चुका। मैं जरा उसके आंकड़े समझना चाहती हूँ, क्या वाकई में उससे कोई धार मिली है उत्तर प्रदेश को? अर्चना जी, गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड इवेंट की बात करें, या जो भी शो हो रहा है उसकी बात करें, तो नो डाउट अगर उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए, मैं आपके प्रोमो में ये देख रहा था, अखिलेश यादव जी ट्रेड की बात कर रहे थे, यूएस ट्रेड की भी बात कर रहे थे, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षियों को या तो नॉलेज नहीं होता या गणित बहुत कमजोर है। 60 साल लग गए थे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 लाख पहुंचाने में। तकरीबन ये 62 ईयर्स लग गए थे उसकी अर्थव्यवस्था को 10 लाख के ऊपर पहुंचाने में। आज की जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, अगर सिर्फ बोले तो 26 लाख की है, यानी 2017 से लेकर 2025 आप कह सकते हैं 5-8 साल में तकरीबन लगभग डबल हो गया, जो कभी हो नहीं पाया था। नंबर 1, कभी इस तरह का ट्रेड ना कभी उत्तर प्रदेश में हुआ था 2017 के पहले। मैं क्योंकि सरकार बदली है इसलिए मैं 17 का परिप्रेक्ष्य ले रहा हूं, ना कभी हुआ था, ना भी कोई रोजगार की चर्चा हो रही थी। देखिए, बोल देना कि किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है। देखिए, नोएडा कब बसा था? तो भैया नोएडा तो 2000 में बसा, तो उसके बाद तो कोई बसावट हुई नहीं है। जहां तक ये चर्चा कर रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे में मुआवजा दिया गया है, पता नहीं किस किसानों को लेके बैठे हैं। हम तो खुद एक ऐसे घर से आते हैं जो कहीं कहीं आसपास ही का गांव का है और परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। नंबर 2, ट्रेड की बात की, यूएस ट्रेड जो टैरिफ चेंज किया उसकी चर्चा कर रहे थे। उनको ये नहीं पता है कि जो टोटल प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान से यूएस जाता है उस पर 95.2% पे कोई भी फर्क नहीं है, 4.8% पे फर्क है। और वो 4.8% को मूव करने के लिए हमारे पास मार्केट क्या है? पूरा यूरोपियन नेशन है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। सिर्फ ये सोच देना है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। पहले टैरिफ को समझिए, टैरिफ वार को समझिए, उसके अर्थ को समझिए, उसके जो टोटल सप्लाई होता है उसको समझिए, फिर बातें कीजिए। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में पता नहीं, इंटरनेशनल मार्केट की बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए, हमें पर डे एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश हो रहा है, स्पेशली मैं नोएडा की बात करूं, स्पेशली मैं लखनऊ की बात करता हूं, स्पेशली मैं जो बी ग्रेड सिटी उनकी चर्चा करता हूं, तो कहीं ना कहीं बढ़ा है। अयोध्या के बारे में भी बात हो रही थी, मैं सारे परिप्रेक्ष्य को लेकर चलना चाहता हूं। अयोध्या का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन था आफ्टर नोएडा। ये बताइए पहले आज तक अयोध्या में कैसे हुआ था? उसके बाद बनारस का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं जीडीपी में इन शहरों का कंट्रीब्यूशन है और इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। अभी मैं प्रोडक्ट बने जा रहा है, सिर्फ मंदिर जो इकोनॉमी होती है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। नोएडा की बातें कर लीजिए। कभी सपने में आपने सोचा था ये प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है पूरे देश के अंदर जहां पे 7 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप चेन्नई चले जाइए, चेन्नई के बाद कोई दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आप महाराष्ट्र चलाइए, सिर्फ 2 शहर को माइनस कर दीजिएगा, आपको वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। मुंबई प्रदेश हमारा है, आप देख लीजिए 5 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप नंबर 1 है मेट्रो सिटीज के, मेट्रो के मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड की बात करें तो हम नंबर 1 है सब देश के अंदर। तो लोगों को सिर्फ बुराई करनी है। अगर सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज को बिंदुवार तरीके से डिस्कस किया जाए तो विपक्ष के पास आंकड़े तो क्या नंबर ही नहीं है। 2017 के पहले आप अगर चर्चा कर लीजिए, संजय राणा जी, बाकी कुछ हुआ
बाकी मैं आगे समझूंगी आपसे, लेकिन रेफरेंस के लिए भी ये काफी था कि जिस ट्रेड शो का हम जिक्र कर रहे हैं वो चाहे एमएसएमई हो या फिर हम ये बात करें कि जो ऑर्डर्स हैं, बिक्री है, या फिर हमारे जो पहचान हो रही है ट्रेड शो के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वो एक बेनिफिट के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है संजय सिंह, मैं अब आपसे पूछूंगी, आप ओडीओपी का जिक्र आप कर रहे हैं, इस योजना को लेकर योगी सरकार आई है, बड़ी उपलब्धि इसको बता रखी है, मैं लेकिन आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप मुझे डेटा के साथ ये बताएंगे कि मतलब इससे रोजगार या एक्सपोर्ट में कितना बेनिफिट हुआ है? आज मैं डेटा पर बात करूंगी, कितना इजाफा हुआ? हाँ अर्चना जी, बहुत अच्छा सवाल है जी, और ये हमारे इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए, मैं बात शुरू करने से पहले महात्मा गांधी जी की बात करना चाहूंगा। बापू ने एक बात कही थी कि देश को स्वावलंबी बनाने के लिए ग्रामोद्योग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कॉटेज इंडस्ट्री पे। गांव-गांव, जो भारत की पुरानी सभ्यता थी कि हर गांव जो है आत्मनिर्भर होता था और उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि हर गांव के अंदर हमें अपनी जो पुरानी सनातन परंपरा थी उसके आधार पर उद्योगों को, जो उनकी इंडस्ट्रीज थी, जो भी उनके काम थे, उनको डेवलप करना चाहिए। लेकिन नेहरू जी चले गए, दूसरी फिलॉसफी समाजवाद और बड़ी बड़ी मशीनरी लगाने लगे। लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिनको महात्मा गांधी ने ही उद्योग मंत्रालय दिया था। और आपकी जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति थे, वो मंत्री थे जिन्होंने पहली बार गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए खादी ग्रामोद्योग और हैंडलूम बोर्ड बनवाया था। अब मैं आता हूं अपनी सरकार पे, मोदी जी की और योगी जी की सरकार पे। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के संबंध में बात कर रही है, मैं कुछ डाटा आपके सामने रख देता हूं। अभी हमारे कंसल्टिंग एक्सपर्ट जो संजय राणा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं मोटा मोटा आंकड़ा बता देता हूं क्योंकि टाइम कम है, बहुत आंकड़े हैं। देखिए, यूपी का जो स्टेट का ग्रॉस जीएसडीपी जो कहलाता है, वो 2017-2018 में 14.4 लाख करोड़ था और वो बढ़ के अब 25.6 लाख करोड़ हो गया है 2023-2024 के अंदर। 3 ईयर के अंदर यूपी की इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो एवरेज 16% है, हायर देन नेशनल एवरेज ऑफ कितना 14.9%। मतलब यूपी, देखिए एक बात है, यूपी जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना है 2047 तक का, उसको पूरा करने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान होगा। करीब 20% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर पाएगा। और उसके लिए जो योगी जी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अभी $1 ट्रिलियन से बढ़ के $6 ट्रिलियन हम 2047 तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं और अभी और आएंगे। अब मैं कुछ आंकड़े और दे देता हूं। जैसे ये जो है अभी संजय राणा जी ने कहा, जैसे अब भारत के अंदर जो टूरिज्म से है, इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अयोध्या, काशी और ये सब होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म कर रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं देना चाहता हूं, यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अन्न का भारत के अंदर। और ये जो है मैं आपको आंकड़े देता हूं, जैसे अंडे हैं, मतलब सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन मैं वास्तविकता बता दे रहा हूं। अंडों का जो इंक्रीज है 63.1% हुआ है 2020 से 2021 के बीच में, से लेके 2023-2024 के बीच में 63.1% एग प्रोडक्शन बढ़ा है। और ऑयल सीड प्रोडक्शन 55% और फिशरी और फ्रूट प्रोडक्शन 52.2% बढ़ा है। तो ये किसकी जेब में? ये किसानों की जेब में जा रहा है ना, ये किसानों की जेब में जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, यूपी का एक्सपोर्ट जो है 7.3% जो 2024 में था, 2025 में वो इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उससे ज्यादा है, 3.3% से ज्यादा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके आए हैं घर से। आई लाइक इट, आई अप्रिशिएट। चलिए, अब मैं पूजा जी आपके पास एक बात और अर्चना जी मैं कह दूं, मैंने टूरिज्म की बात करी थी। फॉरेन टूरिस्ट यूपी के अंदर 16.2 लाख आए हैं 2023 में और ये इनसे रेवेन्यू जो मिली है
सुन के आश्चर्य होगा, 22.69 लाख, मतलब ये मतलब रेवेन्यू, सॉरी नहीं, 22.69 लाख हो गए हैं बढ़ के। पहले 2023 में 16 लाख थे और ये 2024 में 22.69 लाख विदेशी ठीक है संजय राणा, आ रहे हैं टूरिस्ट भारत के अंदर, यूपी के अंदर। तो इससे रेवेन्यू मिल रही है ना यूपी को। यूपी का ग्रोथ इंजन बढ़ तेजी से जा रहा है। यूपी का ग्रोथ इंजन बढ़ रहा है पूजा मिश्रा, लेकिन आप कहते हैं कि ग्रोथ इंजन पर डबल इंजन की सरकार है, वो दम नहीं दिखा पा रही। आप कहते हैं ओडीओपी को प्रचार, आप उसको प्रचार बता रहे हैं, बीजेपी उससे फायदा होने वाली चीजों को बता रही है, कितना रेवेन्यू हो रहा है, किस तरह से जो आंकड़ा है वो विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, वो तमाम चीजें संजय जी ने आपके सामने रखी। क्या समाजवादी पार्टी के शासन में ऐसा कोई प्रयास हुआ? नजर तो नहीं आया। संजय राणा ने भी इसका जिक्र किया, तो जरा बताइए ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए सपा की सरकार ने क्या किया? सिर्फ सवाल उठाना महज भर नहीं रह जाएगा ना पूजा जी। आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। बड़ा बढ़िया सब लोगों ने होमवर्क किया हुआ है और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हुआ है। नहीं, दुबई पे समिट हुआ था, मुंबई में इंटरनेशनल समिट हुआ था, 40 MOU साइन किए गए थे। कन्नौज में जो इत्र के लिए जो है टाई अप हुआ था, वो भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। अभी कुछ तो टाई अप जो है साइन हो रखे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा पाई हुई है। मतलब झूठ बोलते थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे भारत का जन्म ही नहीं हुआ था, या उत्तर जैसे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक भारत का जन्म नहीं हुआ था, वैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जन्म 2017 से पहले नहीं हुआ था। बात करिए, अगर बड़ा आंकड़ों पे बात करते हो, चलिए बात कर ली जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात चल रही है ना, तो आप मुझे बताइए कि चमड़े के व्यापार में प्रति ईयर 200 करोड़ रुपए जो टर्नओवर है उसमें कमी आई है। भदोही है, भदोही का 99% जो है, जो भदोही का कारपेट मार्केट है, कालीन मार्केट है, वो डिपेंड कर रहा होता है निर्यात पे। 60% निर्यात होता है वो यूएसए में, और टैरिफ लगने के बाद में जो हमें लॉस निकल कर, पहले जो मिलता था वो $21 बिलियन का जो है निर्यात हम किया करते थे, और जो टैरिफ लग रही है तो उसके बाद में जो निर्यात का जो निकल करके सामने आ रहा है वो $1.1 बिलियन की बात आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ती चली जा रही है, हम कह रहे हैं इकोनॉमी 2 गुना हो गया, कर्ज भी 2 गुना हो गया, पर हम ये भूल जा रहे हैं कि जो शराब से जितने पैसे आते थे हमारी सरकार में, वो 4.5 गुना हुआ है इनकी सरकार में। और जो डेवलप, अभी बात कर रहे थे ना कि जो कंपनीज आ भी नहीं, आपको ध्यान नहीं होगा, बहुत सारे न्यूज चैनल ने बिल्कुल चलाया था उसको कि यहाँ पे जब कराया गया था समिट, जब इन्वेस्टमेंट समिट कराया गया तो फेक कंपनीज आकर के बैठी हुई थी, कंपनीज भाग जा रही। अभी बात चल रही एक्सप्रेस वे के, मेट्रो सिटी के, मेट्रो भाई हमने चलाई हुई थी, आपने योजना ला करके उसको धरातल पर उतारा ही नहीं। रामपुर की छुरी कहाँ चली, कहाँ चली गई? आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात महज कागजों में करते हैं, धरातल पर नहीं है। और जो कंपनीज ने यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट भी किया ना उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप मुझे बता दीजिए परसेंटेज उठा करके कि कितने परसेंटेज आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को वहां पे रोजगार दिया। आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जब कंपनीज को ठेके देने थे तो आपने उत्तर प्रदेश के ठेकेदार को चले गए। कैट की रिपोर्ट कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तब आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आप उत्तर प्रदेश की तरक्की कर किसके लिए रहे हैं कि बाहर से लोग आए उत्तर प्रदेश में पैसे कमाए और चले जाओ, और यहाँ के लोग खत्म होते चले जाए। ठीक है, ओके पूजा मिश्रा, एक सेकंड, अब यहाँ रुकिए, और अगर इतनी ही तरक्की हो रही है, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर रुकिए एक बार। आप ये मानती है कि संजय सिंह ने जितने भी यहाँ पर आंकड़े आपके सामने रखे हैं आप उनको नकार देंगी? यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ इंजन को हवा मिली है तो आप उसको कह रहे हैं ये हवा हवाई है, मतलब उन आंकड़ों पर आप बिलीव नहीं करती? नहीं, मैं तो कह रही 2 गुना इकोनॉमी बढ़ा है, मैं बोल तो रही हूँ कर्जा भी 2 गुना बढ़ा है सर, इकोनॉमी बढ़ने में जो है। ओके, इस पर एक कमेंट आशुतोष जी, बस मुझे आप 30 सेकंड और दें। ओके पूजा मिश्रा, एक सेकंड, संजय सिंह इस पर भी तो कमेंट, इस पर एक कमेंट करिए। देखिए, जहां तक कर्जा की बात हमारी छोटी बहन पूजा जी कह रहे हैं, देखिए जो सरकार पे कर्जे होते हैं वो तो अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार है,
वर्ल्ड की सबसे बड़ी $30 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, बात तो अरे पूजा जी बात तो सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो धैर्य से आप। अरे भाई आप सुन, अब आप ही बोल लीजिए तो फिर। जीडीपी की बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पैरेलली बताएंगे। ये जनता जानना चाहेगी कि जीडीपी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कैसे नहीं बढ़ रही है। और ये अच्छा पूजा जी मेरी बात सुनेंगी आप? अरे अगर आप इसी तरह डिबेट में सोच रही कि मैं संजय सिंह को नहीं बोलने दूंगी, मैं डिबेट अच्छा कर ले रही तो मुझे बोलने तो देंगी आप? बोलिए। अरे भाई अर्चना जी देखिए, इस तरह से डिबेट थोड़ा दिक्कत हो ठीक है, वो जाती कह रही हैं आपको। जवाब दीजिए संजय राणा। संजय सिंह सर। जी आप ये बताइए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, यूनिवर्सिटी की छात्र रही हैं, अच्छी नेता हैं समाजवादी की। भारत की आज कितना है रिजर्व फॉरेन करेंसी का, बताएंगे आप मुझे? $702 बिलियन, ठीक है। और कर्जा कितना है? इसी के आसपास है। तो भारत ने वो मेंटेन कर रखा है। तो ये भारत की स्थिति है। ऐसी बहुत से पैरामीटर्स हैं जहां भारत, आप कह रही है जीडीपी की बात, अब सुन लीजिए आप। अभी जो जीडीपी का लेटेस्ट आया 7.5 7.8 है। अमेरिका 3 से भी नीचे है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भारत की है। अरे बात तो सुन लीजिए, अरे भाई सुनिए, सुनने का, अच्छी बातों को सुनने का कलेजा रखिए पूजा जी। देखिए इस तरह से नहीं, मतलब आप कलेजा रखिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ओके संजय सिंह, आपने कहा हमने कर्जा अगर है तो उसको मेंटेन किया, बढ़ने नहीं दिया। ओके, मुझे इतना जवाब चाहिए था उनके सवाल पर। मैं वापस 7.8% है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की। 7 क्यों परेशान हो रही है आप? समाजवादी वाले क्यों बेचैन होने लगते भाई अच्छी बात सुन के? अरे क्यों बेचैन हो जाते हैं आप लोग भाई? आप लोग क्यों बेचैन हो जाते हैं भारत की तरक्की से? भारत की तरक्की से आप लोग क्यों बेचैन होते हैं, ये बताइए मुझे। ये कांग्रेस और सपा वाले क्यों बेचैन हो जाते हैं भारत की तरक्की से? मुझे जवाब दीजिए आप इस बात की। ऐसा ग्रोथ हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नेगेटिव है, रूरल मैं सुन नहीं पा रहा आप क्या बोल रही हैं अर्चना जी, मैं सुन नहीं पा रहा क्या बोल रही है ये। समझ नहीं आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि के शेप ग्रोथ होता क्या है, आप जानते नहीं है, इसीलिए आप जो है बार-बार जीडीपी में चले जा रहे हैं। वरना मैं कह रहा हूं पैरेलली बात करिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। अरे तो आप इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाइए ना अखिलेश जी की। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो आप इकोनॉमिक एडवाइजर बनिए अखिलेश जी की। आप ये आपको बनाना चाहते हैं जनता को, लेकिन जनता देख रही है ना आप के शेप ग्रोथ हो रहा है। देखिए चिल्लाने से पूजा जी ऐसे नहीं होती डिबेट, तर्क पे और रियलिटी पे होती है। राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके संजय सिंह, पूजा मिश्रा, अब यहाँ पर रुकना होगा। एक सेकंड पूजा मिश्रा, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है उस पर उन्होंने जवाब दिया। आपने कर्ज की बात की, उन्होंने कहा कि हमने उसको मेंटेन करने का, उसको मेंटेन किया है और आगे उसको कम करने का काम भी करेंगे। ठीक है, ये संजय सिंह का रिप्लाई था। अब आप उस पर कोट कर रही हैं, वो मैं अगले राउंड में उनसे पूछ लूंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष जी का विश्लेषण। आशुतोष, मैं सुन नहीं पाता हूं असलियत में। जब इस तरह का क्योस बनने लगता तो ना मैं पूजा जी को सुन पाता ना मैं अपनी बात कह पाता हूं। तो अच्छा ओके, हम वन बाय संजय सिंह, ये थोड़ी सी डिबेट में जब चर्चा होती है तो आप जो विपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी, आपस में आप लोगों को बिठाना होगा ना सामंजस्य से। मैं तो नहीं इस पर कुछ कह सकती, या तो अब मैं डिबेट की पाठशाला खोल लूं, एक एक करके अपनी बारी में बोल लें, ये ज्यादा उचित है। हाँ, तो यही होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ यही होना चाहिए। चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास, अब इंतजार करिएगा। आशुतोष जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या ओडी, ओपी और स्वदेशी को बल देना राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, या ये जमीनी स्तर पर असर डालने वाली नीति आपको नजर आती है, इंक्लूडेड ट्रेड शो जिसकी आज से शुरुआत हो गई? पहले तो मैं सब चारों मेरे 3 साथी और बैठे हुए हैं, और मैं अर्चना आपसे भी कहूँगा ये कि कोशिश करेंगे कि हम लोग कल फिर एक बार डिबेट में इसी मुद्दे पर बैठे, और उससे पहले जो लोग आसपास के क्षेत्र के हैं उन्हें ग्रेटर नोएडा में जो लग रहा है ट्रेड शो, एक उसका चक्कर लगा के आना चाहिए। तर्क वितर्क और कुतर्क तो हम आसानी से कर सकते हैं, हम डिबेट में बैठे हैं, करेंगे ही। आप अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन निष्पक्ष रूप से बात रखने के लिए आपको कम से कम अपने कानों से सुनने के साथ साथ आंखों से देखना भी पड़ेगा। पहला, पूजा बहन ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, उन्होंने भदोही का जिक्र किया
कि जो भदोही की कालीन कला है उसकी स्थिति क्या है, उसका भी एक स्टॉल लगाया गया है वहां पर। वहां के कारीगरों को बुलाया गया है और ये कहा गया है कि आप आइए, रूस के साथ में जो व्यापारिक रणनीति हमारी हो रही जा रही है, जो रूस के लोग आ रहे हैं, वहां के कारोबारी आ रहे हैं, उद्यमी आ रहे हैं, उन्हें बताइए कि हमारे भदोही में कालीन बनता है। आगरा में चमड़ा उद्योग है, तो आगरा के चमड़ा उद्योग से बनी हुई जितने भी सामान है उनका भी एक स्टॉल वहां पर लगा है। सहारनपुर में कारीगरी है, वहां का लगा है। मुरादाबाद की पीतल के जो बनते हैं बर्तन वहां है, बरेली का स्टॉल लगा है। फिरोजाबाद में ग्लास वर्क बहुत जबरदस्त होता है, वहां भी स्टॉल लगा है। तीसरा ट्रेड शो है 2023 में पहला हुआ, द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया, करीब 1919 स्टॉल लगे। दूसरा जो हुआ उसमें जगदीप धनखड़ जी आए, उन्होंने किया, करीब 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ वहां पर। अब वो पैसा एक साथ तो लुट नहीं जाएगा, आएगा कहां? कोई इंडस्ट्री लगाएगा तो रोजगार मिलेगा, कोई हमारे यहां के प्रोडक्ट को बाहर लेके जाएगा और वो बताएगा कि साहब वहां बहुत अच्छा कालीन बिकता है। आपको क्या लगता है कि भदोही का कालीन अमेरिका में जाता है, रसिया में नहीं जाता है? रसिया में भी जाता है, जर्मनी भी जाता है, सिंगापुर में भी जाता है, हमारे यहाँ के भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं वो जा रहे हैं। बात यह है कि सरकार के माध्यम से अगर उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार ने भी काम किया, हमें नहीं कह रहे कि नहीं काम किया, तुलना करो कि किसने ज्यादा कर दिया किसने कम करा, लेकिन हमने साहब बहुत अच्छा किया और आपने खराब कर दिया। आपके यहां भी हुआ, लेकिन नोएडा में तो पहली बार हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश का जो शो विंडो है वो कहां है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, यहीं से शुरुआत होती है। आपके यहां से लोग आने से डरते थे, नहीं आए। मायावती जी ने कहा हम कसम खा लेंगे, हम नोएडा में नहीं जाएंगे साहब, जाएंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी। मुलायम सिंह जी ने कसम खा ली, बोले साहब नोएडा में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, धरती पर पैर रखेंगे, हमारी सरकार चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भैया चली जाएगी सरकार, चली जाएगी, देखा जाएगा, हम काम करेंगे। उन्होंने आए यहां काम करने का प्रयास किया। हम कह रहे हैं आप जब जाते हैं प्रयागराज तो रास्ता बढ़िया बनाना, सड़क बढ़िया 4 लेन हो गई। तो 4 चीजें हैं। रणनीतिक सुधार अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो लोगों को मौका मिलता है। बुनियादी ढांचा आप मजबूत करने के लिए काम करते हैं तो जनता को फायदा होता है। नियामक सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर अगर सुधार बना रहे, लगाम कसी रहे तो मौका मिलता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। बात तो विकसित भारत की हो रही है 2047 तक, तो लड़ने से तो नहीं होगी, ना जातिवादी की राजनीति से होगी। आंकड़े आप लोगों के पास में बहुत हैं, आंकड़े तो सब लोग बता सकते हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा, लेकिन आंकड़ेबाजी में उलझूंगा तो मुझे वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगी कि मैं लखनऊ यहां से 4 घंटे का रास्ता हो गया ना। अब लखनऊ का आदमी अर्चना दिल्ली में कारोबार करने के लिए 4 घंटे में आना चाहता है, वो सुबह मीटिंग भी कर लेता है एक्सप्रेस वे से, आधा सपा सरकार का हिस्से में चला गया, आधा बहन जी के सरकार में हिस्से में चला गया और कुछ आगे चला गया। आशुतोष जी, कनेक्टिविटी से लेकर आप कह रहे हैं जो ग्रोथ इंजन को रफ्तार मिली, बढ़िया मिली। एक सेकेंड, लेकिन आशुतोष जी, पूजा जी कह रही हैं उसके साथ साथ जो सरकार के कंधों पर कर्ज का बोझ है, भाई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे तो भैया पहले उतार देते, 70 साल से कर्ज क्यों बढ़ाते चले आए? 1947 में देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद 50 साल तक कांग्रेस की सरकार देश में रही, केंद्र में, ठीक है। अब मोदी आ गए, तो कर्जा अगर आपने 1947 से ला करके गड्ढा लेकर के 20 मंजिल तक ऊपर लेकर के आ गए हो, अब वो कैसे कम हो जाएगा? रही उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में भी कई सरकारें आई ना, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रही, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश कर्जा खत्म कर देते, साला आता ही नहीं कर्जा कहीं से। यानी कि आपका ये मानना है कि सिर्फ ये जिम्मेदारी बीजेपी की सत्ता में आने सभी राजनीतिक दलों की है। एग्जैक्टली, ओके। चलिए संजय राणा जी, अभी क्योंकि मैं देख रही थी कुछ और स्टडी संजय राणा कर रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है संजय राणा कि क्या जो हम ओडीओपी योजना की बात कर रहे हैं, क्या उससे यूपी की जीडीपी और एक्सपोर्ट दोनों को योगदान मिला है, कोई बल मिला है क्या? आपके आंकड़े कितना दम डालते हैं इस बात में? मैं जहां आशुतोष जी ने खत्म किया वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि डेट देखिए रहा है, ऐसा नहीं किसी भी स्टेट पे नहीं है। पंजाब पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद अगर आप चले जाए हिमाचल प्रदेश पे 45-46% है। उत्तर प्रदेश की हमारी बहन पूजा जी बोल रही थी, अरे बहुत अच्छा उत्तम प्रदेश था इनके राज में, मान्यवर
15-16 का डेट उठा दीजिए, जीडीपी का रेशियो में 35% था, आज है 30.5% यानी 2025 में। तो 5% तो ऐसे ही गिर गया, इसलिए इस पर चर्चा हम नहीं करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि एक्सपोर्ट का। मैं सिलसिलेवार तरीके से एक्सपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट में कहां थे। हमारा जो एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश का होता था वो $13 बिलियन का होता था, $13 बिलियन का। आज के दिन में एक्सपोर्ट बढ़ करके $22.5 बिलियन का हो गया है। तो बहन, बिलियन डॉलर में बढ़ रहा है, चाहे वो 1 बिलियन और तकरीबन $10 बिलियन बढ़ गया पिछले 8 साल में। तो ये खुशी हमें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये उत्तर प्रदेश का आदमी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? उत्तर प्रदेश का चीजें एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? आपने बोला कालीन उद्योग खराब हो गया, आपने तो पहली बार जो बिलियन का आंकड़ा होता है ना उसको दुरुस्त करके हमें जाना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी की तरह बात नहीं करनी चाहिए कि ट्रेड बढ़ गया। ट्रेड एक कंट्री डिसाइड नहीं करेगी कि हम कहाँ ट्रेडिंग करनी है, कहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक कंट्री से अगर ट्रेड मेरा कम हो जाता है तो मेरे पास 10 कंट्रियां और दूसरी यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड डेफिसिट कितना है? 4.8%। 4.8% के लिए आप त्राहिमाम मचा रहे हो। तो किस बात का त्राहिमाम मचा रहे हो? जैसे भी आशुतोष जी ने बोला, हर इंडस्ट्री, हर शहर, हर उद्योग आकर के यहाँ पे अपना नुमाइश लगा रहा है, यानी अपना स्टॉल लगाया हुआ है और अपनी चीजों को बेच रहा है। और उत्तर प्रदेश का, आपने इन्होंने बहुत गलत बात बोली, दूसरे आके कमा के चले जाएंगे। ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, यानी नोएडा में आ रहा है, टीसीएस आ रही है नोएडा में, क्या उत्तर प्रदेश का आदमी नौकरी नहीं पाएगा? वो क्या बंबई से कोई आएगा या कहीं विदेश से आएगा? अरे विदेश से भी आएगा, 10-5 आदमी आएंगे, 10-15 हजार आदमी, 20,000 आदमी तो यही का काम कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में HCL लगा हुआ है, तो लखनऊ का आदमी काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है कि बंबई से कोई आके काम कर रहा है? तो पहले अपनी विचारधारा को बदलना होगा। आपको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीजें हो रही है प्रदेश में उसको सराहना भी करनी पड़ेगी। आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है भैया, घिस घिस करके $3 लाख पे इकोनॉमी थी आपकी 2010 तक। क्यों थी? 2000 किसी ने मना किया था? मुलायम सिंह जी तो 93 से राज कर रहे हैं, आज पहुंच गई है तकरीबन 26,000 लाख रुपया। तो भैया कहीं ना कहीं ग्रोथ तो हुआ है। डेट की बात, डेट मत करिए। 83% इंडिया के ऊपर डेट है। आप चले जाइए उत्तर यूएस के ऊपर, भाई साहब ने बता दिया है, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जापान पे 222% है। तो डेट का रेशियो समझना पड़ेगा। बोले तो कर्ज ज्यादा हो, 1,000 रुपए कमाते हो, 500 रुपए ज्यादा कर्ज है। अगर आप 50,000 कमाते हो तो 20,000 भी डेट कम है। तो आपको रेशियो समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक समझनी पड़ेगी। विरोध करिए, लेकिन सिर्फ मूर्खतापूर्ण विरोध करना ये गलत है। ठीक है, मैं संजय जी के पास जाऊं उससे पहले, क्योंकि आशुतोष जी का विश्लेषण और संजय राणा की ओर से जो आंकड़े रखेंगे उस पर पूजा जी मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन उससे पहले जिस ट्रेड शो का हम जिक्र कर रखे हैं उस पर 2-4 बातें बता दूं जो हमारे दर्शकों को भी समझ आ जाए। पूजा जी, ट्रेड शो में एमएसएमई को नई खरीद, डीलर, एक्सपोर्टर्स को उनसे संपर्क करने का मौका मिलता है। ये ट्रेड शो का एक बेनिफिट मुझे समझ में आता है। उत्पादों को ब्रीडिंग और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में मौका मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे एमएसएमई यूनिट्स हैं जो ट्रेड शो के दौरान सीधे जो बड़े ऑर्डर्स हैं उन तक अपना हाथ पहुंचा लेते हैं। उसके अलावा जो दूसरी कंपनियां हैं वो क्या कर रही है बाजार में, ये जानने का मौका मिलता है, जिससे जो अपने उत्पादों को वो अपडेट कर सकते हैं। इसका मौका ट्रेड शो के माध्यम से उनको मिलता है। इसके अलावा ट्रेड शो में जो सरकार के द्वारा आयोजित स्टॉल्स होते हैं, एमएसएमई स्कीम, सब्सिडी, लोन स्कीम्स, ये तमाम जानकारी मिलती है लोगों को भी। और उसके अलावा यूपी सरकार ने कई बार ट्रेड शो में फ्री स्टॉल्स, सब्सिडी, यात्रा खर्च, मार्केटिंग जो स्पोर्ट है उसको लेकर भी स्टॉल्स लगाए। ये मैं पिछले ट्रेड शो का भी जिक्र कर रही हूँ, और अब आने वाला जो आज से शुरुआत हुई है उसके लिए भी सरकार की योजना है। तो आप मुझे बताइए, अगर इतनी सारी चीजें हैं जो जानकारी के साथ साथ फायदा पहुंचा रही है, तो फिर इसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं? इसको आप किसान के साथ धोखा कैसे बता सकते हैं? जब हमने जीएसटी को गलत कहा था तब कहा था कि उस समय जो है जीएसटी बढ़िया है। अब आज जो है जीएसटी का उत्सव मनाया जा रहा था, इससे पहले लूट मनाया जा रहा था। पूजा जी, अब आ जाते हैं पहले इस पे आइए, मैं जीएसटी पे भी आऊंगी, फिर मैं जीएसटी पे भी आऊंगी। जीएसटी पे ही क्वेश्चन पूछिए। 2014 के पहले, मुझे 17 के पहले बता दो, आटा पे कितना रुपए टैक्स था? आप बता नहीं सकती पूजा जी। समस्या क्या है ना, आप लोग पास जो तथ्य है तथ्यविहीन है, जो तथ्यविहीन है। राणा जी जवाब ले लेते हैं पूजा जी से, पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। जारी रखिए, कोई
रिवॉर्ड मिलेगा आपको? पूजा अच्छा, जी ये अब रिवॉर्ड हमें नहीं चाहिए। पूजा जी प्लीज हमें रिवॉर्ड आपकी रिवॉर्ड रास्ते में है, जारी रखिए, रिवॉर्ड रास्ते में आप बड़ा बढ़िया जा रहे हैं। पूजा अब मिश्रा, जवाब पे आइए। पूजा मिश्रा देखिए, अरे मैं जो- तो बढ़िया जो जा ही रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ। आप बिल्कुल जारी रखिए, आप मेरा जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, मैंने जीएसटी को छोड़ दिया, जैसे जनता ने Yes, छोड़ दिया। yes. एमएसएमई की आप बात कर रही डेट पे आ है, जाइए। एमएसएमई आप 50 डेट पे आ जाइए। जीएसटी लागू होता खत्म हो जाता। मैं ट्रेड पे भी आ रही हूँ, थोड़ा तो मरीज रख लीजिए, अरे पेशेंस आओ रखिए ना, थोड़ा सा। भागो अब आ मत, जाते बगले हैं मत झांको, deficit पे। आओ अरे इसकी चर्चा बाप रे, करते हैं। कितनी पीड़ा हो रही है। आप बोल रहे थे, हम आप भागने नहीं जो देंगे चाहा पूजा वो जी बोला। आपको, आज आप तो डेट में पे ही जो रखेंगे। अरे आपका बड़े हर साल जिगरे का वाले डेट मैं समाजवादी बताऊंगा। पार्टी से आते हैं। 35% आप था निश्चित 15-16 में, रहिए, बताओ निश्चित क्यों था? रहिए। फैक्ट के साथ बात करते हैं और अपने आगे ये भी नहीं लिखवाते कोई विश्लेषक है, क्योंकि जितने कॉमन इंसान को जानकारी होनी चाहिए अरे उतनी कम से जानकारी कम रखिए। मैं झूठ अब का देखिए साथ नहीं अर्चना देता जी, हूँ। अच्छा मैं ठीक है, आपको राणा दोनों जी, न्यूट्रल संजय आदमी राणा, हैं। संजय राणा, पूजा मिश्रा एक मिनट, Trade संजय deficit राणा, की बात करिए, पूजा जी, मिश्रा, डोंट बी पर्सनल प्लीज, और बिल्कुल आप फैक्ट के साथ बात करिए पूजा, क्योंकि बिल्कुल, संजय बिल्कुल सिंह मैं ने fact अपने के साथ ही बात कर सरकार रही के जब मुझे जितना, हाँ इंटरव्यू करेंगे तो मैं बोलूंगी जो दिख रहा है, जो विजिबल है, पूरे व्यूअर्स को भी दिख रहा है जो विजिबल है। अगर मैं चट्टूकार किसी को कहती हूँ तो चट्टूकार वो है, तब कहती हूँ वो दिख रहा है, मेरी नजर में वो चट्टूकार है। आपको इससे आपत्ति है तो रहे। अब आ जाते हैं जो आप बात कर रहे हैं प्रश्न को, अर्चना जी, मैं प्रश्न पे आ जाती हूँ। अब प्रश्न है, जब हम जो है चाइना के साथ में ट्रेड से जो है पहले कहते बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद में यूएस ने टैरिफ लगा दिया और चाइना के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो 100 बिलियन करोड़ है। तो 100 बिलियन डॉलर है, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट पहली है। बात करोड़ एक बोल लो साल कि में डॉलर बोल जो लो, है दोनों में से ट्रेड- डिसाइड कर लो। 100 क्या पूजा जी, आप क्या आंकड़े दे, क्या कम से क्या कम नंबर तो सही बोलना सीखो, डॉक्टर लगाएंगे आप। अरे तो ये अच्छा ठीक सबसे है, ज्यादा संजय राणा हमें जी, यूएस संजय राणा जी, ठीक है, है। संजय राणा जी, भारत से प्लीज US अब ऐसे मत ट्रेड करिए, अब ऐसे मत करिए वो- प्लीज। वो- अरे वो- बोलने में वो- जुबान वो- फिसल सकती है, आप ऐसे ना करें, ये प्लीज इस तरह से नहीं। चालू रखिए ना, ये बिल्कुल ओके, देखिए ओके, पीड़ा पूजा होती पूरी करिए है। अपनी फैक्ट बात, पे हाँ। बात करूं फिर से, अगर अर्चना जी 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में हमारा, और एक साल में 25% जो है वृद्धि हुई है हमारा चाइना से इंपोर्ट का, और हम बात कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट की, कह रहे हैं मार्केट यही है क्या, यही है क्या। मैं आशुतोष जी की भाषा में कहूं तो जिसको अगर कहीं चर्चा करनी है तो जाकर के वहां विजिट कर ले। आप उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के विजिट कर लीजिए। आप सिर्फ जो है वहां पे स्टॉल से कैसे अंदाजा लगा ले रहे हैं, ये कह रहे हैं ना हम चले जाए ट्रेड शो में, ठीक है। अरे मैं- पूजा जी, मैं- 2023 में जब मैं- ट्रेड शो मैं हुआ, एक बात पूजा कह रहा हूं। पूजा मिश्रा अब एक रुकिए। सेकेंड, पूजा अभी मिश्रा हम जब बोल 2000 के पूजा मिश्रा सुनिए ना, रोड पूजा बन गई मिश्रा, हुई है। पूजा आइए मिश्रा, ना प्रयागराज दिखाइए कहाँ बन गई हुई है, पूजा जब मिश्रा, होगा। पहला क्या ट्रेड बात शो है? हुआ, पूजा जी पहला ट्रेड शो हुआ 2023 में, उस वक्त जब शो हुआ तब 75,000 B2B ऑर्डर्स प्राप्त हुए, 3 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी में विजिट किया। फिर 2024 में हुआ, उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर की संख्या 2200 करोड़ से ज्यादा होगी, मेरे आंकड़े गलत तो सर्च करके मुझे बता दीजिएगा। और जो सीधे बिक्री डायरेक्ट एग्जीबिशन सेल्स की हम बात करें वो 40 करोड़ से ऊपर रहा। फिर टॉप जो 20 उद्यमी थे अकेले में उनकी बात करें 630 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट उनको मिला। तो ये जाकर रहा है पूरे देश को, आप ये count नहीं ग्राउंड करते। सपोर्ट में क्या है, ये जो नीडेड पर्सन पहुंचा क्या, मैं के शेप कह रही हूँ ना, के शेप क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड प्यूरर वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, पुअर है उनको इंक्रीज करता चला जा रहा है, दैट इज के शेप। के शेप ग्रोथ करते रहिए, आप नंबर 1 बन जाइए। 1% जो है देश की आबादी के पास में 100% दे दीजिए संपत्ति। अरे 99% पूजा जी, बदमाशी है। एमएसएमई से क्या अब आगे समझती बढ़िए। हैं आप, एमएसएमई से आप क्या समझती हैं? आप एमएसएमई 50% गिर गया हुआ है। आपको पता ही होगा, आंकड़ा आपको पता होगा ना कि जब से एमएसएमई जो दिया गया, वो जो सेल्फ हेल्प दिया जाता है कि आपको जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा, आप उद्यम स्टार्ट करेंगे, उसका जो फेलियर रेट कितना है आप बताइए। अब ठीक है, अब संजय 10 साल सिंह आगे ने आगे 80% संजय जी गिर गया। अब मोर्चा संभालिए। आशुतोष जी आप कुछ काउंटर करे थे बीच में, एक बार पूरा कर लीजिए फिर मैं संजय सिंह पर जाता मैं अपनी बहन से कहना चाह रहा था, हाँ। एक दो नहीं, एक है क्या ट्रेड शो, है क्या ट्रेड शो, सरकार की वाहवाही नहीं है ना, आप सरकार की वाहवाही से उसे जोड़ के क्यों देख रही हैं। आप ये देखिए कि 2500 स्टॉल लगे हैं ना, एक दो नहीं 2500, और हर वहां पर कोई न कोई व्यक्ति अपनी किसी उपलब्धि को लेकर के आ रहा है। मान लीजिए मैं पानी की बोतल बनाता हूं, इस बोतल को पैकेज में लाने के लिए
कहां बनना है, कैसे बनना है और लोग कैसे बना सकते हैं, वो बता रहा है। आशुतोष जी, बट आई इंटरप्ट, आप कह रहे हैं सरकार की वाहवाही नहीं, अरे ट्रेड शो जब शुरू किया तब तो ना आने का मौका मिला। मैं यही तो कह रहा हूं, इसको तो आप सरकार की उपलब्धि बताइए ना। मैं पूजा जी से कह रहा हूं, आप मत करिए सरकार की वाहवाही। मेरा कहने का मतलब है आपने भी किया, आपने कहा कि हमने भी किया था। हम एक निवेश लेकर के आए, और कहां से? मुंबई से। आप मुंबई में लेकर के आए, सरकार ने घर में किया, और इन्होंने एक नहीं किया, इन्होंने 3 करके दिखा दिया। हम तो कह रहे हैं कि आप अपना संकल्प अभी से लेकर के चलिए कि हम सत्ता में आएंगे, हम 3 की जगह 14 करेंगे, 16 करेंगे, ये कहो इनसे ज्यादा बढ़ के करेंगे। लेकिन ये कहना कि साहब इन्होंने किया तो ये बहुत गलत है और हमने किया था वो बहुत सही था, दोनों का उद्देश्य एक था। सुपरफिशियल ना दिखाइए, वो जमीन पे आनी चाहिए, वो सिर्फ कॉपी जमीन पे कैसे आएगा? आपने क्या जेवर क्षेत्र को, ठीक है, क्या जेवर के क्षेत्र को पूरा आपने कभी नीचे नहीं है? एनसीआर में आई हैं आप कभी? जेवर घूमा? मैं चाहूंगा कि आप एक बार जेवर का पूरा क्षेत्र देखें जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और अभी आज पहला दिन है, कल से शुरुआत हो रही है। कि हम भारत भ्रमण नहीं करते हैं, करना पड़ेगा ना। अगर आपको भारत की बात कर रही है, अगर आपको यह लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारत भ्रमण नहीं करते तो आपकी गलतफहमी है। मैं कह रहा हूँ आप भारत की बात करेंगी तो आपको भारत भ्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। विश्व की बात करेंगी तो विश्व भ्रमण करना पड़ेगा। जब आप देखेंगे ही नहीं हम, तो हम उसके ऊपर चर्चा क्या करेंगे? ठीक है आशुतोष जी, ठीक है। मैं बस आपका एक कमेंट लेना चाह रही थी। अब पूजा जी, मैं आपकी बात पे वापस आती हूँ। संजय सिंह, एमएसएमई का जिक्र कर रखे हैं। अब एमएसएमई से फायदा, ये आप कहते हैं ना कि जीएसटी से यूपी को फायदा हुआ, लेकिन विपक्ष कहता है कि जितने छोटे दुकानदार हैं, एमएसएमई के जो एमएसएमई है उसकी शिकायतें तो अभी भी जारी हैं। भाई उनकी स्थिति क्या है, उस पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष आपको क्यों कटघरे में खड़ा कर देता है? आप उसकी स्थिति भी तो स्पष्ट करिए ना, उसमें मत पर्दा डालिए। अर्चना जी, मैं तभी बोलूंगा जब आप पूजा जी को उनको साइलेंट रखेंगी। मतलब डिबेट में कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, देखिए मैं फिर ये क्या तरीका है, ये क्या अधिकार है बोलने का? आप चिल्ला के हीरो बन रही है तो ठीक है, मुबारक, मैं चुप बैठा हूँ। अच्छा संजय सिंह, चिल्लाती रहेगी, चिल्लाती रही है, पूजा मिश्रा, जनता सुन रही है। पूजा आवाज डाउन कर दीजिए ना। अच्छा संजय सिंह, फिर हमें मत बैठाइए। संजय सिंह एक मिनट, मेरे शो में ये नहीं चलता है, आवाज डाउन में किसी की नहीं करती। पूजा जी, शी इज वेल एजुकेटेड, मैं समझती हूँ, अपनी बारी का इंतजार करेंगे। कहाँ है अपना ये शो कर रही कि मैं, वो तो सोच रही कि आवाज में चिल्लाऊंगी तो बहुत अच्छी डिबेट हो जाएगी। इस तरह से नहीं होता पूजा जी, आप भी ये वाला है। अच्छा प्लीज, हम पूजा मिश्रा प्लीज एक सेकेंड, हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे। मुझे संजय सिंह का रिप्लाई चाहिए, बहुत जरूरी है। आप ही का सवाल है, एमएसएमई को लेकर आप लोगों को चिंता है, तो मैं सरकार से जवाब मांग रही हूँ। हाँ अर्चना जी, आशुतोष जी ने और संजय राणा जी, आशुतोष जी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आपके कंसल्टिंग एडिटर हैं। लेकिन विपक्ष मानते हैं, सही बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने एक बहुत लार्जर और बहुत अच्छे प्रोस्पेक्टिव में, देखिए वो एडिटर है, वो हमें भी धोएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं भाजपा को जहां कमी होगी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा दिखाया है कि आगे बढ़ रहा है। मैं पूजा जी से एक बात कहना चाहता हूं, पहाड़ी पे बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा आपके एक नेता अमर सिंह जी थे, अब दुनिया में नहीं है, उनको नमन करता हूं, और आपके नेताजी जो आप नहीं है संस्थापक, तो आपका एक एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ यूपी में नोएडा या कहीं वहां दादरी में एक बड़ा पावर प्लांट लगने वाला था। अनिल अंबानी जी आए थे, उनको जमीन आपने अलॉट कराई थी। क्या हुआ उस पावर प्लांट का? देखिए यूपी में इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते थे कि आपका जो राइफलधारी घूमते थे सड़कों पर, जो माफिया राज था, उसके चलते नहीं आते थे। योगी जी ने यूपी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले गुंडागर्दी माफिया राज को खत्म किया है, एक विश्वास जनरेट किया है व्यापारियों के, उद्योगपतियों के मन में, तब वो यूपी के अंदर आ रहे हैं। और पूजा जी दिल बड़ा रखिए, कम से कम जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, वह स्टॉल लगा के आए हैं, कम से कम उनको तो सलाम करिए कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में देश के लिए। हमारे यहाँ जैसे नहीं है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी में, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, उनको तो सलाम कर दीजिए। एक बार आप भाजपा को खूब गाली दीजिए, लेकिन उनके उद्यम को तो आप नमस्ते करिए। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बाहरी, तो ये तो राहुल गांधी वाली बात है, बाहर वाले आके देश में राज करना चाह रहे हैं, उनकी माँ बैठ गई, आप उनके साथ कर रहे हैं। देखिए आप चाइना चाइनाई की बात कर रही हैं, तो आप एक बार मैडम सोनिया गांधी से, आप भी सरकार में थी, और उनके समय में
मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल रोक दी गई थी और यूपी इंडिया टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में आ गया था। इंडिया, ये मैडम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की, जिसमें आप सहयोगी थे। टॉप 5 फ्रेजाइल का मतलब ऐसी इकोनॉमी ठीक है, ओके, जो कभी भी जिसका बेड़ा गर्क हो सकता था। ठीक है, आज मोदी जी उसको उठा के कहां ले गए हैं, कहां भारत की इकोनॉमी पहुंचा दी है। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतने की इजाजत देता है संजय सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल ये है कि क्या वाकई में ओडी, ओपी और जीएसटी के जरिए जो प्रदेश है वो बदलने वाला है, या फिर योजना और नारों के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है? क्योंकि ये मात्र एक सवाल नहीं है, बल्कि इसका जवाब तलाशना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मुद्दा सिर्फ स्वदेशी होने का नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य का भी है। बात में दम है में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।